एक लैडर है जो 5 मीटर लॉन्ग है, तो उसको हमने सेंटीमीटर्स में बदल दिया था। ये लैडर है, ये वॉल के अगेंस्ट खड़ी हुई है और इसके फुट को खींचा गया है अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर इसको x मान लूं, इसको y मान लूं, अगर ये इसका फुट और वॉल का डिस्टेंस x है हमेशा, तो फिर dx by dt गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। ये वाला डिस्टेंस अगर इधर पुल कर रहा हूँ फुट को, तो ये x बढ़ेगा, तो इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2। ये गिवन है। निकालना क्या है कि जब ये लैडर को ऐसे खींचा जाएगा तो ये नीचे गिरेगी सीढ़ी, तो ये y डिक्रीज करेगा, तो dy by dt निकालना चाहते हैं। और ये dy by dt कब निकालना है? जब किस सिचुएशन में निकालना है? उस सिचुएशन में जब ये लैडर 4 मीटर अवे होगी, यानी कि ऐसे गिर चुकी होगी और ये चीज 4 मीटर होगा, यानी 400 सेंटीमीटर। लैडर की लेंथ वही रहेगी 500, तो उसको पाइथागोरस से हमने निकाल लिया। उस सिचुएशन में y जो होगा वो 300 होगा। जो रिलेशन है वो हमने ये लिया था, इनिशियल रिलेशन हमारा ये था पाइथागोरस थ्योरम वाला, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 500 का स्क्वायर। इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x dx by dt आता है प्लस 2y dy by dt आता है इक्वल्स टू 0। 2 कैंसिल हो गया। x हमारी क्या चीज है? 400 है। y उस सिचुएशन में 300 है। dx by dt 2 है, तो y dy by dt की वैल्यू और अगर 13th की बात करता है, बैलून आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज। 11th भी बता देना। 11th की बात कर लेते हैं। और बोल रहा है ये स्वानी आवाज आ रही। 11th, a particle चैट पे moves लिख दे, along the चैट curve। पे लिख दे। 11th भी करा दो। हाँ 11th। तो a particle moves along the curve, ये यानी कि ये x और y के बीच में रिलेशन दे दिया। ये कोई भी कर्व है, ये कोई भी कर्व कैसा है, मतलब जैसे ये ग्राफ होगा इस कर्व का, तो पार्टिकल इसके ऊपर मूव कर रहा है, यानी वो पार्टिकल हमेशा ये रिलेशन फॉलो करता है। तो x और y में पहले से ही रिलेशन गिवन है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, यानी x और y की वैल्यू निकालो एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एट फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। ये मेन स्टेटमेंट है हमारे पास। ये स्टेटमेंट क्या है? x और y की वैल्यू निकालो, यानी वो वाले पॉइंट निकालो कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, वो वाले पॉइंट्स निकालो जो कि क्या बता रहे हो, जिन पॉइंट्स पे y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, dy by dt is 8 times as fast as the x कोऑर्डिनेट। तो ये रिलेशन है हमारे पास, ये गिवन है। y कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y is 8 times as fast as the x कोऑर्डिनेट चेंजिंग, यानी कि dx by dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ x। तो ये रिलेशन है हमारे पास और x और y की वैल्यू चाहिए। तो ये रिलेशन था ऊपर वाला, इसको डिफरेंशिएट कर दिया गया। 6 dy by dt is equals to 3x square dx by dt का 0। और फिर क्या पुट कर दिया गया? dy by dt की जगह पे 8 टाइम्स dx by dt पुट कर दिया गया। तो 6 into 8 dx by dt is equals to 3x square dx by dt। तो dx by dt की वैल्यू नहीं निकली हमारी, dx by dt कट गया, ये 2 हो गया। x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 आ गया, x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। अगर x की वैल्यू 4 है तो हाँ बोलो। dy by dx को 8 ले सकते थे? नहीं, तो 8 थोड़ी है वो, 8 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ x है वो, 8 नहीं है वो। dy by dt is not 8, dy by dt is 8 times the rate of change of the x। सर ये रिलेशन y पर 8 टाइम्स, मतलब x जब चेंज हो रहा है तो उसके 8 टाइम्स चेंज हो रहा है ना y, तो dy by dx नहीं होगा 8? dy by dx, हाँ dy by dx को ले सकते हैं, dy by dx को ले सकते हैं, dy by dy dx by is dx equal को ले सकते हैं।
हाँ उसको 8 ले सकते हैं, dy/dx को 8 ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो x अगर हमारे पास 4 है तो x को यहाँ पे पुट कर देंगे और वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर x मेरे पास -4 है तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे और y की वैल्यू आएगी। तो ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास एट विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज 8 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ x। और dy/dx को भी 8 ले सकते हैं, सही चीज है ये कि y इज चेंजिंग 8 टाइम्स द चेंज ऑफ x। तो एक्सक्यूज मी अगर सर, इसी सर क्वेश्चन ऐसे को मैं कैंसिल हो जाते हैं dt करा है ना हमने उसमें क्या नाम है, पार्शियल और क्या था वो, ओके सर, ओके पैरामीट्रिक फॉर्म ओके। में दिस अपॉन दिस करेगा तो dy/dx आ जाएगा ना, dy/dt अपॉन dt हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx होता है ना उसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो ये हो गया 11th। और क्या है 13। A balloon which always remains spherical यानी स्फेयर वाले फॉर्मूले एप्लीकेबल है, हैज अ वेरिएबल डायमीटर दिस, यानी जो उसका डायमीटर है वो है 3/2 टाइम्स 2x + 1। डायमीटर इज इन टर्म्स ऑफ x। तो अगर मेरे को रेडियस की बात करनी हो तो वो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, यानी 2 से और डिवाइड कर दिया उसको, d/2 कर दिया उसको। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, क्या निकालना चाहता हूँ, dv निकालना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dv/dx निकालना चाहता हूँ मैं, dv/dx निकालना चाहता हूँ। फॉर्मूला क्या है हमारे पास 4/3 πr³। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला होता है हमारे पास। आर क्या है हमारे पास, आर हमारे पास ये वाली चीज है, तो आर को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, 3/4 का क्यूब 2x + 1 का क्यूब। सही है। क्या निकालना है, dv/dx निकालना चाहते हो आप, dv/dx, तो यानी कि इक्वेशन को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हो। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक तो ये कट जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, एक ये कट जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 9/16 पाई तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया। उसको डेरिवेट कैसे कर रहे हैं, 2x + 1 का होल स्क्वायर और साथ में 2, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये चीज कट गई और ये 8 आ गया। बस यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, तो इन टर्म्स ऑफ x ही आने वाला है वो। तो 9 π/8 2x + 1 का होल स्क्वायर, क्या चीज पावर को कराना, अच्छा 3 भी आएगा, यानी 27 हो जाएगा ये। सही है। 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर हो गया भाई। पहले एक्सरसाइज हो गई, आगे बढ़े। सर मार्जिनल वाला एक बार कंसेप्ट बता दो फिर से। हमें कॉस्ट फंक्शन या रेवेन्यू फंक्शन गिवन होता है, हमें मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू निकालना होता है, तो सिंपली उसको डेरिवेट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर कॉस्ट फंक्शन गिवन है तो वो x का कोई फंक्शन होता है, जैसे ऐसे कुछ होगा। इसको अगर हम डेरिवेट कर देंगे x के ही रिस्पेक्ट में, यानी कि 6x + 2, तो ये चीज MC आ जाती है, मार्जिनल कॉस्ट। वैल्यू डालना और वैल्यू डाल के डेरिवेट करना सेम है ना। क्या चीज फिर से बोलो। सर जैसे वैल्यू डालने के बाद डेरिवेट करना और x को डेरिवेट करने के बाद वैल्यू डालना, तो उसमें कोई फर्क है? सेम बात। वो तो 0 हो जाएगा ना भाई वैल्यू डालने तो के बाद। 0 हो जाएगा ना, कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट को डेरिवेट करोगे 0 आएगा। तो पहले डेरिवेट करें फिर वैल्यू डालनी है? पहले डेरिवेट करके फिर x की वैल्यू डालनी होती है। नहीं, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में r की पहले वॉल्यूम में वैल्यू डाली और फिर हमने डेरिवेट करा, अगर हम पहले फॉर्मूले को डेरिवेट करके फिर r की वैल्यू डालें, वहां पे तो वेरिएबल ही अलग है ना। अगर आप इसको डेरिवेट करोगे किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में, तो dv/dx आएगा 4/3 पाई 3r², लेकिन फिर dr/dx चाहिए होगा आपको, dr/dx चाहिए होगा। एक होता है कि आप वैल्यू डाल रहे हो, वैल्यू मतलब कांस्टेंट डाल रहे हो, यहाँ पे x की वैल्यू 2 डाल रहे हो, तब तो वो कांस्टेंट ही हो जाएगा ना, उसको डेरिवेट करोगे 0 आ जाएगा। लेकिन ये चीज अगर आप ऐसे कर रहे हो और फिर r की वैल्यू, ये चीज है आपके पास 2x + 1 का होल क्यूब या जो भी था,
और फिर यहाँ से dr/dx निकालोगे कि इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर dr/dx यहाँ डालोगे, तो वो चीज तो सही है, ये चीज सही है। लेकिन अगर इसमें आप x की वैल्यू कोई कांस्टेंट डाल रहे हो 2 या 3 जो भी जिस पे भी वैल्यू निकालनी है आपको, तो वो चीज तो कांस्टेंट हो गई, फिर उसको डेरिवेट करोगे तो 0 ही आएगा हमेशा। तो वहां पर वो चीज गलत हो रही है, यहाँ पर तो सही है। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सीधा उसको डाल के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है तो सर। हमेशा वैल्यू डाल के हम बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। चलें भाई आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। स्कूल स्टार्ट हो गए? यस क्या सर। चल रहा है स्कूल में, क्या चल रहा है? एओडी खत्म होने वाला है सर। क्या उसके बात 2 कर रहे हो? टॉपिक What from- यूटी में भी आएंगे। यूटी भी है क्या, कब है? तो वो तो सर अभी बस टाइम है 20th से स्टार्ट है, टेंजेंट नॉर्मल आ रहा है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा टॉपिक। मतलब मैम ने AOD का बोले सिर्फ कि tangent normal। एओडी में से सिर्फ 2 टॉपिक डाल रही है, एक मैक्सिमम मिनिमम जो हो चुका है और एक एक्स्ट्रा टॉपिक डालेगा वो टेंजेंट नॉर्मल। मैक्सिमम मिनिमम डाल रही है, वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई। यस सर मैंने सब करा yes. दिया। मजाक कर रही है क्या? ऑनलाइन मैक्सिमम मिनिमम बढ़ा डाला? यस सर। यस सर। सर कल बिल्कुल खत्म हो ऊपर से गए जाएगा। हैं। मुझे कुछ समझ पूछने ही की नहीं जरूरत भी आया। नहीं है कि हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं है कि समझ आया कि नहीं। मैक्सिमम मिनिमम ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकती है यार, क्या कर रही है ये, पागल हो गई है क्या? मैक्सिमम मिनिमम फेस टू फेस समझ नहीं आता, ऑनलाइन घंटा समझ आएगा। और क्या क्या आ रहा है? और तो सर वो आ रहा है पढ़ाने के 3, बाद 4, 5। डाउट्स अलग से पूछ रही थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आया क्या, डाउट्स नहीं पूछ रहे हो? और कौन से चैप्टर आ रहे हैं? सर मैट्रिसेस और तो डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस डिफरेंशिएबिलिटी। डिटरमिनेंट्स और एक हाँ। डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी की वीडियो डालने वाले थे आप। कब? डालेंगे, एक दिन डालेंगे। ठीक है, चलो कंटिन्यूटी भी आएगा पेपर में। सर ऐसे 1 में पूरी फर्स्ट बुक आएगी और सेकंड बुक के भी आएंगे। फर्स्ट है? कंटिन्यूटी। अच्छा वो सर ये कब जो है पेपर, डेट शीट आ गई? हाँ 20 है ये जो आपने वीडियो भेजी है इसका ट्रायल तो करवा दो एक बार। वीडियो भेजिए, मैंने कौन सी वीडियो भेजी है? अरे वो चीटिंग करने के लिए आप एक टेस्ट बना के भेजो तो एमसीक्यू अच्छा। का पता लगेगा ना फिर। टेस्ट तो लिए होंगे स्कूल वालों ने, उस पर ट्राई करो। ना अभी नहीं लिए ना, एक बना के भेज भाई दो पुराना आप, कोई टेस्ट है पड़ा तो। होगा, 1 महीने पहले लिया होगा। तो भाई वो नहीं दे सकते ना फिर से। अभी रश्मि लेगी तो सर ये भी। अच्छा ठीक है चलो। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट और डिफरेंशिएशन आ रहा है क्या? सर इनवर्स मैट्रिक्स आ रहा है? सर इनवर्स 15 को आ रहा है। 15 को पेपर है? हाँ 15 को है, 50 मार्क्स का PT1 और उसमें आ रहा है क्या क्या आ रहा है? मैट्रिसेस डिटरमिनेंट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तीन चैप्टर, सेकंड थर्ड फोर्थ। हाँ सर एक बार इनवर्स कौन की सा? डाउट क्लास की बता दो, वो उसकी रह गई थी ना बुकलेट की, वो कब लोगे? कौन सा स्कूल है? क्वीन मेरीज मॉडल टाउन। अच्छा हाँ तो ले लो यार, मैं तो भूल ही गया, तो तुम भी भूल गए शायद, पता नहीं। मुझे तो पता भी नहीं डिटरमिनेंट किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है। डिटरमिनेंट भी तो रह गया होगा बच्चों का। डिटरमिनेंट होता है क्या? ना मेरा नहीं हुआ डिटरमिनेंट। अच्छा अरे यार चलो ले लो यार, टाइम वाइम अलग सैटरडे को ले लिया करो। सैटरडे को फ्री होता हूँ मैं, सैटरडे मॉर्निंग टाइम ले सकते हो मेरे से 12 से 3 के बीच में कभी 12 अगर के लेने का बाद ही मन हो। लेना सर, सैटरडे लोगे तो 2 के आसपास। हाँ तो मतलब शाम से पहले ले लेना सर। वो तो तुम ले लेना बेटा, फिर उसके बाद तो मैं ले नहीं सकता, सैटरडे होता है। हाँ तभी कह रहा हूँ। हाँ तो 12 से 4 के बीच में कभी टाइम ले लिया करो मेरे से सैटरडे में, अगर किसी का कुछ रह गया और एग्जाम आ रहा है तो ठीक है, मैसेज कर देना एक बारी। पर आज क्या थर्सडे है ना, तो परसों ले लेना टाइम है कि 1-2 घंटे दे देंगे, 2 से 4 फिक्स कर देंगे।
सैटरडे को 2 से 4 अवेलेबल रहूंगा मैं ऑनलाइन, और क्लास किसी को लेनी हो तो ले लेना, ठीक है, कोई भी डाउट्स वगैरह लेने हो तो, ठीक है। तो 2 से 4 सैटरडे डाउट्स क्लास है, ले सकते हो, ठीक है। तो इंक्रीजिंग सर डिक्रीजिंग की बात कॉन्टिन्यूटी करते भी हैं। कर सकते हैं? कॉन्टिन्यूटी तो यार करेंगे ही, सभी करेंगे तो बैच में कर लेंगे। सर फिर वही करा दो पहले। अरे मेरे से यार तो मैंने तो ये पेपर में सोचा था, आएगा। वैसे मैंने ये सोचा था कि इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये चैप्टर के मैं सारे टॉपिक्स करा दूंगा एक्सेप्ट मैक्सिमम मिनिमा, और फिर कंटिन्यूटी पे शिफ्ट होऊंगा मैं। बट अब तुम कह रहे हो मैक्सिमम मिनिमा भी आ रहा है। मैक्सिमम मिनिमा को ऑनलाइन पढ़ना तो बेवकूफी है यार, मतलब अगर तुम 15 बच्चे हो तो उसमें से 4 को ही समझ में आएगा वो। सर जब फिर से पढ़ाना ही पड़ेगा आपको तो मत ही पढ़ाओ, बेकार में तो मैं पढ़ा शायद देगा यार मैक्सिमम फिर। मिनिमा नहीं है सर, मैक्सिमम मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, जो भाई फर्स्ट टॉपिक है जो हमने अभी शॉर्ट किया। फॉर्म भाई, वही बात। भाई भाई तो है। अच्छा वही है फर्स्ट क्या? टॉपिक तो रेट ऑफ चेंज है यार, पता वही नहीं, है फिर वही मैं से। डेट शीट भेज दूंगा सर मैं आपको, जो समझ आए देख के। ठीक है चलो। चलो टॉपिक स्टार्ट करने हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे, टेंजेंट नॉर्मल करेंगे, सारे छोटे छोटे टॉपिक खत्म कर देंगे इसके, और मैक्सिमम मिनिमा से पहले कंटिन्यूटी कर लेंगे। एग्जाम कब है, डेट आ चुकी है या नहीं, बस ये बता। 20 से है, 20 से 25। 20 से 25, मतलब 20 को ही मान के चलते हैं, तो 20 तक हमें कंटिन्यूटी करनी है, ठीक है। और जो इनवर्स वाला जो जो भी है क्वींस मैरी, वो सैटरडे को इनवर्स का डाउट्स ले लो मेरे से, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड है पेपर पूरा, क्या करें। हाँ तो उसको करो ना, तो लगाओ ना जुगाड़। जब आपने सर बोटी दे दी, क्या बढ़े। हाँ तो अरे तो ठीक है, अभी हमारा मेन मोटिव यही होना चाहिए कि मैक्स टू मैक्स नंबर खींचो इनमें, इंटरनल्स में, ठीक है, चाहे किसी भी तरह से आए हो। बाकी पढ़ते तो रहो वही, क्योंकि इस बार एमसीक्यू पे बहुत ज्यादा फोकस डालना पड़ेगा, कम से कम 2-3 महीने एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे हमें एंड में, क्योंकि 50% पेपर एमसीक्यू बनेगा। अब पूरा पैटर्न चेंज कर रहे हैं फिर से, तो 50% एमसीक्यू आएगा इस बार। मतलब 45 की एमसीक्यू आएगी। 40 बल्कि नंबर की। करना ज्यादा मुश्किल है सर क्वेश्चन। फेल हो जाएंगे। हाँ तभी तो बोल रहे हैं एमसीक्यू ज्यादा मुश्किल होते हैं। इस साल भी जब हमने पेपर्स चेक करे हैं तो उसमें 20 में से 13, 14, 15 ऐसे आए हैं। मतलब जो टॉपर्स भी हैं, जिनके बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं, उनके भी एमसीक्यू में 2-2, 3-3 नंबर कट गए हैं। तो 100 तो रुक जाएंगे 100%। और मुश्किल भी होता है एमसीक्यू। एमसीक्यू सिर्फ उसके लिए अच्छे होते हैं जो पास नहीं हो रहे होते, वो कुछ भी मार्क कर देंगे और वो तुक्के से सही हो जाएगा। या फिर अगर कोई फेल हो रहा हो तो उसको पास हम कर सकते हैं, उसको मिटा के कुछ और लिख सकते हैं, ए का डी बना सकते हैं। तो इसलिए एमसीक्यू लाए गए थे बोर्ड्स के अंदर कि फेल का परसेंटेज कम हो जाए। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो पढ़ते होते हैं, उनके लिए एमसीक्यू एक गलत चीज है, ठीक है। लेकिन जो भी है, अब जो है तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो फटाफट कोर्स खत्म करना है 2 महीने में, और उसके बाद 3 महीने एमसीक्यू ही पढ़ने हैं। तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा इस बार पढ़ने का। लेकिन साला ये इंस्टी तो खुले पहले। चलो खैर ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अरे यार वैसे ही मैं शुरू करने वाला था। कौन बोला? आवाज नहीं आ रही बेटा, जो भी बोल रहा है फिर से बोलो। क्या बोले? नहीं आ रही है। स्कूल भी नहीं खुल रहे। क्या किया? हाँ क्या बोल रही है? कुछ नहीं सर, स्टार्ट कर लो। ओए अब आ गई। चलो ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब कि हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू x, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x, जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 1। हमने इसका ग्राफ बनाया। ग्राफ हमें बनाना आता है। जैसे अगर ये लीनियर इक्वेशन होती तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये एक पैराबोला होता है। ये सब 11th में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन तुम्हें नहीं आता होगा, आई एम वेरी श्योर। तो इसका कुछ ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। लेट अस सपोज इसका ग्राफ ऐसा बना, ठीक है, इसका ग्राफ, ठीक है। अब हमें ये जज करना होता है कि ये वाला जो फंक्शन है, ये x की किन वैल्यूज के लिए इंक्रीज करता है, किन वैल्यूज के लिए डिक्रीज करता है। यानी कि जब हम x को यहां से स्टार्ट करते हैं
तो यहाँ से ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इसका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज करता चला गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज करता चला गया, तो इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। फिर इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फंक्शन डिक्रीज करने लगा अपनी वैल्यू को, कि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा था वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू नीचे आने लग गई, तो इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा। अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फंक्शन फिर से अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने लग गया। तो हमें क्या करना है क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन में हमें ये वाले इंटरवल्स चाहिए कि कहां से कहां तक ये बंदा इंक्रीज करेगा, कहां से कहां तक ये बंदा डिक्रीज करेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी dy by dx या फिर डिफरेंशिएशन कैसे मदद करेगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि dy by dx जो होता है, dy by dx जो होता है वो हमारा दिस डिनोट्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये नेक्स्ट टॉपिक में भी यही यूज करेंगे कि dy by dx डिनोट्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट, या फिर अगर मैं इसको दोनों से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। पहले सिंपल वर्ड्स में कनेक्ट करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा हिंट भी दिया था। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, ये क्या है चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, हमने छोटा सा चेंज किया एक्स के अंदर, तो ये वाला एक्स माइनस ये वाला एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एक्स तो बढ़ रहा है। अब अगर y dy जो है चेंज इन y जो है वो भी बढ़ रहा है, यानी y भी बढ़ रहा है। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y भी बढ़ेगा। तो अगर y बढ़ेगा तो चेंज इन y, तो बड़ा वाला y है माइनस जो पहले वाला y है, तो वो चीज भी पॉजिटिव रहेगी। तो यानी कि चेंज इन y भी पॉजिटिव रहेगा। चेंज इन x तो हमेशा ही पॉजिटिव है, चेंज इन y भी पॉजिटिव रहेगा। यानी कि अगर हम इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो ये जो dy by dx होगा ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी इस इंटरवल के अंदर जहां पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा वहां पे dy by dx हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, जैसे मैंने x को तो बढ़ा दिया लेकिन ये इनिशियल y है और ये बाद वाला y है, तो इसकी वैल्यू कम हुई, y की वैल्यू कम हुई, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो नेगेटिव चीज आएगी। तो चेंज इन y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये होल क्वांटिटी dy by dx क्या हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगी। तो whenever the function is increasing, whenever the function is increasing, its derivative यानी dy by dx is positive. Whenever the function is decreasing, its derivative is negative. ये हमारा बेसिक सा कंसेप्ट है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो हम क्या कंडीशन यूज करने वाले हैं, dy by dx को पॉजिटिव डालने वाले हैं। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो हम dy by dx को नेगेटिव डालने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा कंसेप्ट है। अब इसमें हमारे पास जो वर्ड्स यूज होने वाले हैं मैथमेटिकली वर्ड्स, उसकी बात करते हैं। तो एक है हमारे पास इंक्रीजिंग, एक है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो जब भी इंक्रीजिंग की बात करेगा, इंक्रीजिंग की, जैसे कि लेट सपोज अगर मैं बिजनेस करता हूं, तो अगर मैं बोलता हूं विद टाइम मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, विद टाइम मेरा बिजनेस बढ़ेगा, क्या मतलब है कि अगर लास्ट ईयर मैंने 2 लाख रुपए कमाए तो इस साल मैं 2 से ज्यादा कमाने वाला हूँ। ठीक है, तो टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम तो आगे बढ़ रहा है, तो अगर मेरी कमाई भी आगे बढ़ रही है तो बिजनेस बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसको मैं बोलता हूँ कि वो इंक्रीजिंग है, मेरा जो बिजनेस है वो इंक्रीजिंग नेचर का है। लेकिन अगर मैं 2 लाख रुपए लास्ट ईयर कमाए और 2 लाख ही इस साल भी कमाए, तब भी मैं बिजनेस कंटिन्यू करूंगा, उस स्टेज को भी हम क्या बोलते हैं, बिजनेस इज ऑन एन इंक्रीजिंग मोड। लेकिन अगर मेरा बिजनेस, अगर मैंने लास्ट ईयर 2 लाख कमाए और इस साल 1.5 कमाए ड्यू टू एनी रीजंस, तो मेरा बिजनेस डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करने लग गया वो। इंक्रीजिंग बोलते हैं। आवाज बंद हो गई क्या? हेलो सर एक बार डिनोट से दोबारा बोल दोगे सर, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। डिस्कनेक्ट नहीं होता, आवाज नहीं आ रही थी सर आपकी, अब आ रही है। सर डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा भी। चलो अब आवाज आ रही है। सर जब आपने स्टार्ट किया था नहीं, ये कि जो डिनोट करता है वो
टेंजेंट वाला वहां से 1.5 लाख से बता दो। सर आप वो यहाँ टेंजेंट पहुंच वाले गए से क्या? बता दो। नहीं सर, जो आपने स्टार्टिंग में जो ग्राफ बनाया था ना, वो अप डाउन एरो वाला, वहीं से छूट रखा अरे है। रिकॉर्डिंग देख लियो सर, 1.5 लाख से बता दो वहां हाँ से। ठीक है, रिकॉर्डिंग हाँ। देख लो। ये हमने कल बात करी थी ऋषभ की, अगर मेरे पास फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो dy बाई डी एक्स उसका पॉजिटिव होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि x तो हमेशा इंक्रीज कर रहा है, x तो बढ़ ही रहा है। अगर उस dy भी, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फाइनल माइनस इनिशियल जो होगा, ये y बाद वाला, ये पहले वाला, अगर मैं माइनस करूंगा तो वो चीज पॉजिटिव आएगी। तो dy बाई डी एक्स ऑल इन ऑल पॉजिटिव आएगा। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आता है। वैसे ही अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो dx तो पॉजिटिव ही रहता है हमेशा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, आगे वाला माइनस पीछे वाला हमेशा पॉजिटिव होगा। तो चेंज इन x हमेशा पॉजिटिव होता है। चेंज इन y डिसाइड करता है कि dy बाई डी एक्स नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो बाद वाला y ये है, पहले वाला y ये है, माइनस करूंगा तो नेगेटिव चीज आएगी, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो व्हेनेवर अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, उसका dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है। व्हेनेवर अ फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, उसका dy बाई डी एक्स नेगेटिव होता है। अभी तक हमने ये बात करी है। अब हम कुछ वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो हम यूज करेंगे इस टॉपिक के अंदर। दो तरह के वर्ड्स है, पहला इंक्रीजिंग, दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब हम इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो हम एग्जांपल ले रहे थे मेरे बिजनेस की, कि अगर मेरा बिजनेस, मैंने लास्ट ईयर 2 लाख रुपए कमाए हैं और इस साल भी मैं 2 लाख ही कमा रहा हूँ, ठीक है, तब भी मैं बिजनेस बंद नहीं करूंगा, मैं करूंगा काम कि चल पिछले साल जितना काम तो आया। या अगर पिछले साल 2 लाख कमाए और इस साल 3 लाख कमाए हैं, तब भी मैं बिजनेस करूंगा कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। इन बोथ दीज केसेस हमारा जो बिजनेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑन एन इंक्रीजिंग मोड। या तो वो बढ़ जाए या फिर वो कांस्टेंट रहे। इन दो बोथ केसेस आई विल कंटिन्यू विद माय बिजनेस, ठीक है। लेकिन मैं बंद कब करता हूं बिजनेस? कि पिछले साल 2 लाख कमाए थे, इस साल नीचे गिर गया, डिक्रीजिंग मोड पे आ गया, यानी 1.5 लाख कमा लिए, तो वो डिक्रीजिंग, उसको डिक्रीजिंग बोला जाएगा। उसको किसी भी केस में इंक्रीजिंग नहीं बोला जा सकता। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है? जब वो बढ़ जाए, जब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, या फिर कांस्टेंट रहे, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कि भाई मैंने अपना एक रूल बना लिया मन में कि मैं अगले साल बच्चे तभी पढ़ाऊंगा जब मेरे पिछले साल के बच्चों से ज्यादा बच्चे होंगे। अगर पिछले साल 20 पढ़ाए, इस साल भी 20 है, तो मैं बिजनेस बंद कर दूंगा। मतलब कांस्टेंट वाली जो कंडीशन थी वो हट जाएगी इसके अंदर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब होता है कि इट इज स्ट्रिक्टली ऑन एन इंक्रीजिंग मोड, कि पिछले साल चाहे 1 रुपया फालतू कमाऊंगा, लेकिन 2 लाख से ज्यादा होने चाहिए, वो 2 लाख ही नहीं होने चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। इन बोथ दीज केसेस, अगर मैं इंक्रीजिंग की बात करता हूं, अगर क्वेश्चन में इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो उसका dy बाई डी एक्स को क्या लिया जाएगा? ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0। पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीजिंग में पॉजिटिव का dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को या तो ग्रेटर देन 0 लिया जाएगा या फिर इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी क्यों ली जाएगी? क्योंकि कांस्टेंट भी मैं वही चीज कर रहा हूं। पहले मैंने 2 लाख कमाए, इस साल भी 2 लाख कमाए, माइनस करा तो क्या हो गया? dy जो आ गया हमारा, y जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। यानी dy बाई डी एक्स क्या चीज हो गई? 0 हो गई। तो जब भी हमारा इंक्रीजिंग की बात करेगा तो ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। अगर हम यही चीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो dy बाई डी एक्स विल बी पॉजिटिव लेंगे सिर्फ, उसमें इक्वालिटी नहीं आएगी, बिल्कुल सेम एक्स को लेस देन इक्वल टू 0 लेंगे। और अगर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करता है तो dy बाई डी एक्स को लेस देन 0 लेंगे, उसमें इक्वालिटी नहीं आएगी। यानी x की वो वाली वैल्यूज इंक्लूड इसमें होंगी, इसमें नहीं होंगी, इसमें होंगी, इसमें नहीं होंगी। वो जो हम जैसे ये हम ऐसे बोलते हैं ना, 1 से लेकर 2 तक इट इज इंक्रीजिंग, तो ये हमारे पास क्या है? इंक्रीजिंग वाला है। लेकिन अगर मैं 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करूंगा तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसके अंदर 1 और 2 को हटा देंगे, वो बाउंड्री पॉइंट्स को हटा देंगे, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये धीरे धीरे और पता चल जाएगा। फिलहाल अभी ये सीखना है कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या फर्क है। तो इंक्रीजिंग में या तो बंदा बढ़ रहा है या कांस्टेंट रह रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली वो इंक्रीज ही कर रहा है, चाहे 1 रुपया ही बढ़े, लेकिन वो इंक्रीज करेगा। डिक्रीजिंग में या तो वो नीचे आ रहा है या कांस्टेंट रह रहा है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में वो डेफिनेटली नीचे आ रहा है। इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और
जो हमें इसके लिए नॉलेज चाहिए वो ये है कि हमें क्या इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा और वो बोलेगा कि भाई ये निकालो, जैसे कि मेरे पास ये फंक्शन है 2x² + 3x + 1। अब वो बोलता है मुझे x की वो वाली वैल्यूज चाहिए जहां पर ये बंदा इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, f' निकालेंगे। f' मींस इसको डेरिवेट करना, जो हम dy/dx बोलते हैं वही चीज है ये f' कि इसको एक बार ही डेरिवेट कर देना। हमने सीखा था ना ये कि y' भी बोलते हैं, y1 भी बोलते हैं उसको, dy/dx को। तो f' मतलब इसको एक बार ही डेरिवेट कर देना। तो इसको एक बार ही डेरिवेट किया तो क्या आया हमारे पास, 4x + 3 आया। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड द इंटरवल्स जिसके अंदर ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो हम क्या करेंगे, f' को ग्रेटर देन 0 डाल देंगे या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाल देंगे। सही है ये चीज। dy/dx इज पॉजिटिव व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो x की वो वाली वैल्यूज निकालनी होगी। आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये आपका ग्राफ था, ये आपका फंक्शन था। अब आप मेरे को x की वो वाली वैल्यूज दो या वो वाले इंटरवल्स निकालो जहां पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। तो इसका f' निकालो, उसको पॉजिटिव, उसको इक्वल टू 0 रख दो और x की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आनी चाहिए मेरे को। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है क्या हमें, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/4 से बड़ी, यानी कि -3/4 अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो ये और ये, यहाँ पर ये बंदा इंक्रीजिंग होगा और यहाँ पर ये बंदा डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत इजी सी चीज थी। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये आता है तुम्हें कि x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब x की क्या वैल्यू होती है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता है क्या? अगर x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है तो x की वैल्यू होती है। सर एक बार 2 मोर - देन 2 के लेकर बीच कर में देंगे और एक बार ही इज इक्वल टू लेकर कर लेंगे और फिर उसके क्रिटिकल बाद एक पॉइंट कर लेंगे। लेके क्रिटिकल पॉइंट वाला होगा। ठीक है, और क्या बोल रहे ऋषभ, क्या ले लेंगे? मैं कह रहा था दोनों को सेग्रीगेट कर देंगे, एक बार ही मोर देन लेकर और एक बार इज इक्वल टू लेकर, और दोनों को एक कर देंगे। मोर देन लेकर लो, मोर देन ले लिया। अब क्या करूं? अब नॉर्मल सॉल्व कर देंगे इसे। कैसे सॉल्व करूं बताना। ग्रेटर देन सर 2 ये और स्क्वायर वहां जाके अंडर रूट हो जाएगा ना, +-2 आ जाएगा। x ग्रेटर देन +-2 आ गया। अब और दूसरी जगह हम कर देंगे x² इज इक्वल टू 4। तो x इक्वल्स टू +-2 आ गया। अब यस सर। ऐसे नहीं होता सॉल्व यार, ऐसे सॉल्व नहीं होता ये। अच्छा ये बताओ मुझे, जैसे कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 5x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कैसे सॉल्व करते हैं? तो फैक्टर निकालेंगे पहले इनका। फैक्टर फैक्टर करके निकाल लेते हैं। पेयर Yes, sir. -2x ठीक है, तो ये x - 2 और ये x - 3 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं? तो जिसने 11 पढ़ रखी है हमसे उसको तो पता है, बोलो। सर x - 2 सर को एक x बार - 2 को एक बार रखेंगे और एक बार x - क्या वर्ड 3 बोलते थे हम, क्या वर्ड होता है? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले जाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले जाते हैं इनइक्वालिटी के अंदर। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है कि इसको फैक्टराइज कर दिया जाता है और 0 रखा जाता है एक एक करके। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आए, 2 और 3। x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 आता है, हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं। इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। पूरी नंबर लाइन को इन क्रिटिकल पॉइंट्स से ब्रेक कर देते हैं। तो हमारे पास 3 पार्ट्स आ गए, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट लेते हैं इस इंटरवल के अंदर, 3 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी एक पॉइंट लेते हैं। सो लेट अस सपोज 4 लिया मैंने, 4 को यहाँ पे डाला जाता है। 4 को यहाँ पे डाला तो क्या आया, पॉजिटिव। यहाँ पर डाला पॉजिटिव, तो टोटल चीज पॉजिटिव आ गई, यानी कि यहाँ पर ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये हमें पता है, ऑल्टरनेट चलता है ये, जनरली ऑल्टरनेट चलता है ये, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर f'(x), ये f'(x) है हमारा, ये f'(x) निकल के आया था किसी भी फंक्शन, किसी फंक्शन का f'(x) आया था ये। यहाँ पर f'(x) या फिर dy/dx पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया। तो जब हम इंक्रीजिंग वाले इंटरवल ढूंढेंगे तो वो क्या होंगे, -∞ से लेकर 2 तक, u3 से लेकर इन्फिनिटी तक। और अगर ये
स्ट्रिक्टली की बात करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, तो ये इंटरवल्स आएंगे। अगर ये सिर्फ इंक्रीजिंग की बात करता है तो ये 2 और ये 3 भी इंक्लूडेड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ये समझ आया क्रिटिकल पॉइंट्स वाला जो चक्कर है। और क्वेश्चंस करेंगे और सब, और सर अगर ये questions करेंगे ग्रेटर तो और देन, समझ आएगा। सर अगर ये इक्वल टू अगर 0 नहीं होता तो सर होता है ना बेटा, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 8 है अगर, तो इस 8 को इधर ले जा सकते हैं ना बेटा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ अगर वो इक्वल टू 0 नहीं होता, सिर्फ ग्रेटर देन होता ये तो रहा। फिर उसमें ग्रेटर देन हम क्या, ग्रेटर देन क्या बाबा जी का टू पीछे- तो होगा वहां पे राइट साइड पे 0 मान लो इधर। वो सर वो कह रहा है इक्वल टू का साइन, वो कह रहा है इक्वल टू का साइन हटा दो, बस ये बात कह रहा है वो। तो बस, तो वो लिखा तो था 2 इंक्लूडेड नहीं होंगे उस केस में। हाँ उसमें नहीं होंगे ना इंक्लूडेड। हाँ उसमें नहीं होंगे। तो ओपन इंटरवल बन जाएगा। अगर x, हाँ ओपन इंटरवल बन जाएगा। अगर हमारे पास x स्क्वायर ग्रेटर देन 4 होता है तो इसका मतलब ये होता है x की वो वाली वैल्यूज जिसका मैं स्क्वायर करूं और वो 4 से बड़ा आ जाए। ठीक है, इसके दो रास्ते होते हैं, या तो मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूं। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे, ये बंदा इधर चला जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 2 x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, -2 और 2। यहाँ पे एक बंदा लिया गया 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि आंसर क्या आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो वो जो x ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन प्लस माइनस 2 है वो तो बिल्कुल ही गलत चीज है, क्योंकि इनइक्वालिटी में हम अंडर ले ही नहीं सकते पहली बात। और जब भी नेगेटिव साइन बीच में यूनियन आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। यहाँ पर इंक्रीजिंग रहेगा, -2 से 2 तक डिक्रीजिंग रहेगा। ऐसे सॉल्व किया जाता है इसको। ठीक है, और यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये भी इंक्लूडेड रहेंगे। अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करेगा, अगर स्ट्रिक्टली की बात करेगा तो वो इंक्लूडेड नहीं रहेंगे, फिर हम ये नहीं लगाएंगे। सही। सर मीटिंग तो खत्म ये होने चीज, वाली है, 1 मिनट में चालू मत करना, क्लास को सेव होगी रिकॉर्डिंग। अरे यार फिर तुम मेरे 5 मिनट खाएगा। सर 2-4 ही लगेंगे, वाईफाई की स्पीड पे है कितना टाइम। सर तो 2-4 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करना आप भी। हाँ चलो कोई नहीं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग का फर्क समझ आ गया हमें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फर्क समझ आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे या नहीं लगाएंगे वो डिपेंड करता है इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, कंसेप्ट में यही था कि dy by dx फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन इज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, dy by dx इज नेगेटिव यानी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो दो तरह के, हमने यही बोला था कि हर एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस पे ही फोकस करेंगे। जैसे रेट ऑफ चेंज में हमने क्वेश्चंस में क्या बताया था कि 3 चीजें होती हैं। पहला, एक रेट ऑफ चेंज गिवन होगा, एक रेट ऑफ चेंज ढूंढना होगा, और ये तो बताइए तुम्हें